हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित लगभग 40 सवाल हम करने वाले हैं। तो पहला सवाल आप देखिए। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। तो यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है? यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। तो यह शिक्षण विधि किसके संदर्भ में कही गई है? सूत्र विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर आपकी पाठ्य पुस्तक विधि? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। तो द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। सम्मेलन व गोष्ठियाँ, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं या विदेशी भाषा शिक्षण? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक कक्षाएं जो है यह आपकी द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। तो समवाय प्रणाली जो आपकी होती है दोस्तों, इसमें किस प्रकार का शिक्षण होता है? सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करना, या उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान करवाना? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है आपका गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। हर्बटीय विधि का एक दोष नहीं है। तो हर्बटीय विधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। हर्बटीय विधि का यहाँ पर एक दोष नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा दोष नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, हर्बटीय विधि का एक दोष नहीं है। तो यहाँ पर इसका कौन सा दोष नहीं है वो पूछा गया है। तो यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये इसका दोष नहीं है, ये इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला सवाल देखिए। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका शिक्षण विधियों के संदर्भ में सही नहीं है? ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों व दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है, साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता वाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर 3 आपके सही दिए गए हैं। ए आपका बिल्कुल सही है, बी भी आपका सही है, डी भी आपका सही है। यहाँ पर सी आपका गलत है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें? तो ये किस विधि से संबंधित है? परियोजना विधि, या आपकी समस्या समाधान विधि, पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि, या फिर अन्वेषण विधि? तो शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकालें और इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। तो ये किस विधि से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षिक अध्ययन विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? तो यहाँ पर कौन सी शिक्षण व्यू रचना आपकी जनतंत्रात्मक है, ये पूछा गया है। परियोजना व्यू रचना, व्याख्यान व्यू रचना, अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर दृष्टांत व्यू रचना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना व्यू रचना। व्यू रचना जनतंत्रात्मक आपकी कौन सी होती है? तो परियोजना वाली जो है ये आपकी जनतंत्रात्मक होती है। अगला सवाल देखिए। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म का आपको चयन करना है। आगमनात्मक अधिगम, J.S. ब्रूनर, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, W.H. किलपैट्रिक। तो ये आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर असुमेलित का चयन करना है। संकल्पना मानचित्र, जोसेफ डी नोवक, और यहाँ पर हरिस्टिक विधि, H.E. आंगस्ट्रॉम दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए
सी और डी सही है, बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा या फिर चित्र निर्माण द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है, यह आपकी कौन सी विधि हो जाएगी? तो यह आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तरी द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विधि प्रणाली में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? तो शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है, तो ये किस विधि में की जाती है? शब्दार्थ कथन विधि, व्याख्यान प्रणाली या विधि, व्यास प्रणाली या विधि, या आपकी समीक्षा प्रणाली या विधि। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यास प्रणाली विधि। तो शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है आपका व्यास प्रणाली में, व्यास विधि के अंतर्गत। आगे देखिए, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो आपकी खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा, तुलना द्वारा, या फिर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी समीक्षा द्वारा। तो खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है, तो भावों का स्पष्टीकरण खंडान्वय विधि में किसके द्वारा किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर या नियमों पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान पर। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? तो यहाँ पर कौन सी प्रणाली आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया है। तो बताइए, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या भाषा संसर्ग प्रणाली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तक प्रणाली जो है दोस्तों, ये आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपसे पूछी गई है व्याख्यान विधि, हरबटीय विधि, दृष्टांत विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपकी कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो किस विधि के अंतर्गत ये होता है? व्याख्यान विधि, स्त्रोत विधि, आगमन विधि या फिर आपकी निगमन विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आगमन विधि। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर आपका विद्यार्थी जो है वह अग्रसर होता है। अगला सवाल देखिए, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। तो रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या उपयुक्त सभी। तो आपकी रसास्वादन विधि जो है दोस्तों, ये सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है। तो रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर के लिए। अगला सवाल देखिए, रसास्वादन विधि आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? अर्थ, कला, भाव या रस। तो ये किस पर आधारित हो जाएगी? आपकी रस पर आधारित हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, नाम से पता लग रहा है। आगे देखिए, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं, 5000 वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो बच्चों का भाषाई विकास जो होता है वो सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, आकलन की औपचारिकता पर या फिर संचार माध्यमों पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये आपकी समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक आपका समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे अनुभव जो होते हैं उनको आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है, शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, या बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? तो नीना ऐसा क्यों करती है? बच्चे अक्सर जो होते हैं वो संकल्पना, वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आपके शिक्षक को अधिक रोचक वो व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, पाठ्य पुस्तकों को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु को शब्दस्थ अनुवाद कर सके या सरल प्रश्न पत्र बना सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों को विषय वस्तु शब्दस्थ अनुवाद कर सके। अगला सवाल देखिए, बहुभाषिकता है तो बहुभाषिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? ये किसका निर्माण करेगी? तो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तो बहुभाषिकता जो होती है ये बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता जो है वो किससे संभव है, वो यहाँ पर पूछा गया है। भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा का प्रयोग से, केवल भाषा सुनने से, या केवल साहित्य पढ़ने से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हैं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है तो ये किससे संभव है दोस्तों? तो ये आपकी अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणीय नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है। तो श्रवण के आधार पर भाषा के भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये आपकी मधुर भाषा हो जाएगी और आपकी कर्कश भाषा हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, अयोगात्मक और सहयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट और सरल भाषा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मधुर भाषा और कर्कश भाषा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्रवण कौशल का संबंध है। तो श्रवण कौशल का संबंध किससे हो जाएगा? कान से, नाक से, मुंह से, या फिर आँख से। तो श्रवण कौशल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? कान से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? तो गद्य का ऐसा कौन सा पाठ रूप होता है जहाँ पर मौन वाचन जो है वो आपका अनुपयुक्त होता है? कहानी, संवाद, आत्मकथा या जीवनी। तो बताइए दोस्तों, गद्य का ऐसा कौन सा पाठ रूप है जहाँ पर मौन वाचन अनुपयुक्त है? कहानी, संवाद, आत्मकथा, जीवनी। क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संवाद। ठीक है, यहाँ पर आपका मौन वाचन जो है वो अनुपयुक्त है। अगर मौन धारण कर लेंगे तो संवाद कैसे करेंगे? आगे देखिए, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहा जाता है बच्चों? तो लेखन विधि, श्रवण विधि, वाचन विधि या पठन विधि। तो इसे क्या कहा जाएगा? लेखन विधि कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में लिपिबद्ध कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? आपका लेखन विधि कहा जाएगा। आगे देखिए, वाचन कौशल का उद्देश्य है। तो वाचन कौशल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर इंक्लूड हैं इसमें। निम्नलिखित में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। तो वाचन कौशल की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षरबोध विधि या विधेयात्मक पद्धति। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वाचन कौशल से संबंधित आपकी कौन सी विधि नहीं है यहाँ पर? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधेयात्मक पद्धति। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला, ध्वन्यात्मक पद्धति और अक्षरबोध विधि जो है ये आपकी वाचन कौशल से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्याओं के विभिन्न प्रकार को डिजाइन करना, संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करने के लिए समस्या डिजाइन करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे आपके शिक्षक को बचना चाहिए। आगे देखिए,
लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तो लेखन में किस प्रकार की आपकी अशुद्धियाँ होती है, केवल वर्तनी संबंधी, वाक्य रचना संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी या उपयुक्त सभी। तो लेखन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो लेखन में आपकी किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, वर्तनी संबंधी, वाक्य संबंधी और यहाँ पे विराम चिन्ह संबंधी। आगे देखिए, सुनना भाषा विकास का कौन सा चरण है। तो सुनना जो होता है भाषा विकास का कौन सा चरण है दोस्तों, तो ये आपका प्रथम चरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह रूप है। तो श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो एक कैसा रूप है, केवल सांकेतिक अभिव्यक्ति का, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का, केवल लिखित अभिव्यक्ति का या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल मौखिक अभिव्यक्ति का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। तो बोलने के आवश्यक तत्व आपके कौन से होते हैं, कल्पनाशीलता, अर्थग्रहण, भाव एवं विचार, स्वर एवं व्यंजन। तो बोलने के आवश्यक तत्व आपके कौन से हो जाएंगे, भाव और विचार हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे दोस्तों, भाव और विचार आपका जो है ये बोलने के आवश्यक तत्व हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, केवल बोलकर, केवल सुनकर, केवल लिखकर या उपयुक्त सभी। तो बच्चे भाषा का प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है ये कौशल है केवल भाषण का, वार्तालाप का, केवल सत्संग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। ये अच्छा सवाल है। भाषा कौशल का आपका एक प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है, संचार, लेखन, श्रवण और वाचन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भाषा कौशल का यहाँ पर एक प्रकार कौन सा नहीं है, संचार नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचार जो है दोस्तों ये आपके भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। आगे देखिए, भाषा कौशल के कितने चरण हैं, 2, 3, 4 या 5। तो भाषा कौशल के आपके कितने चरण हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो कितने चरण हो जाएंगे, 4 चरण आपके हो जाएंगे। भाषा कौशल के कितने चरण हो जाएंगे, 4 चरण हो जाएंगे। आगे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं बालाघातों को समझ सके या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से संबंधित हमने लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, यहीं से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।